जय हिंद दोस्तों। आज की हमारी वीडियो हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट की है और जो वीडियो का टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्चार्ड एस्टेब्लिशमेंट। तो देखो, इस वीडियो में जो हमने मटेरियल आपको प्रोवाइड किया है वो इंग्लिश में प्रोवाइड किया है। अगर आपको इस टॉपिक की हिंदी वीडियो देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस टॉपिक को हिंदी में भी देख सकते हैं। तो देखो, ये जो टॉपिक है यानी प्रिंसिपल ऑफ ऑर्चार्ड एस्टेब्लिशमेंट, तो इसके 4 प्रिंसिपल हैं। पहला है सिलेक्शन ऑफ साइट, फिर है प्लानिंग, लेआउट एंड डिजाइन और प्लांटिंग या सोइंग। तो एक एक करके इसके चारों प्रिंसिपल को समझते हैं। शुरुआत करते हैं सिलेक्शन ऑफ साइट। देखो, सिलेक्शन ऑफ साइट का सीधा सा मतलब है उस फील्ड को सिलेक्ट करना जिसमें कि ऑर्चार्ड को लगाया जाएगा, उसकी प्लांटिंग की जाएगी। तो जो उस फील्ड है उसी को सिलेक्ट करना सिलेक्शन ऑफ साइट कहलाता है। लेकिन जो साइट का सिलेक्शन करेंगे ना, वो ऐसे ही नहीं कर लेंगे जो मन में आया वो साइट को सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि जो ऑर्चार्ड होता है ना वो बहुत लंबे समय के लिए होता है। अब ऐसा नहीं है कि वो कोई ग्रीन क्रॉप की तरह है कि उसको आज लगाया और 6 महीने बाद काटा और चलते बने। तो वैसा तो कुछ नहीं है ना, क्योंकि जो ऑर्चार्ड होता है वो लगभग 5 साल 10 साल ऐसे रहता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि उसकी प्रॉपर प्लानिंग की जाए और जो साइट है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब अच्छी साइट कैसे होगी, तो उसमें कई सारी चीज़ें हमें देखनी होंगी, कई सारे फैक्टर्स को हमें ध्यान में रखना होगा। तो इसके क्या क्या फैक्टर्स हैं, तो पहला है क्लाइमेट। यानी जो क्लाइमेट होनी चाहिए ना वो उस एरिया की या जो साइट है वहाँ पर बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि जो बगीचा है वो बहुत अच्छे से ग्रो करे, या कहें कि जो क्लाइमेट है वो उस बगीचे के अनुकूल होनी चाहिए ताकि जो बगीचा है वो वहाँ पर ग्रो कर पाए। अब ऐसा तो है नहीं कि आप मान लो राजस्थान में सोचें कि हम सेब की खेती करते हैं, तो क्या सेब वहाँ पर ग्रो करेगा? नहीं ग्रो करेगा। उसके लिए तो ठंडी क्लाइमेट चाहिए ना। तो इसलिए जो क्लाइमेट होनी चाहिए वो ऑर्चार्ड के अनुकूल होनी चाहिए, ऑर्चार्ड उसमें बहुत अच्छे से ग्रो कर पाए, ऐसी क्लाइमेट चाहिए होती है। फिर है सॉइल। तो देखो, जो सॉइल होनी चाहिए ना उसकी जो फर्टिलिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, साथ ही जो उसका पीएच लेवल है वो भी ठीक होना चाहिए और उसमें ना किसी प्रकार की कोई अन्य प्रॉब्लम या समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर है वाटर रिसोर्सेज एंड एरीगेशन फैसिलिटीज। तो देखो, जो बगीचा है सीधी सी बात है, जब उसको लगाओगे तो एरीगेशन भी करने की जरूरत होगी, यानी उसको वाटर देने की आवश्यकता होगी। तो जो वाटर यानी जो पानी है वो देंगे कहाँ से, तो उसके लिए वाटर रिसोर्सेज होने चाहिए या वाटर सोर्सेज होने चाहिए। अब वाटर सोर्सेज क्या हो सकते हैं, तो हो सकता है वहाँ पर नहर हो, नदी हो या भूजल भी हो सकता है। अब केवल वहाँ पर वाटर सोर्सेज ना हो बल्कि एरीगेशन की फैसिलिटी भी हो, यानी पता लगा कि जो साइड है उसके उसके मतलब पास में नदी तो है लेकिन वहाँ से एरीगेशन करने के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, तब भी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो वाटर सोर्सेज भी होने चाहिए और एरीगेशन फैसिलिटी भी होनी चाहिए। इसके बाद है ड्रेनेज। तो देखो, जो फील्ड हो वो ऐसी जगह पर होना चाहिए, जो साइट हो वो ऐसी जगह पर होनी चाहिए जहाँ पर अगर किसी वजह से पानी ज़्यादा हो जाता है ना तो वहाँ से ड्रेनेज की यानी उसको बाहर निकालने की भी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि अगर पानी ज़्यादा किसी कारणवश से भर गया और अगर बाहर नहीं निकला तो इससे पेड़ खराब हो जाएगी या जो बगीचा है, जो ऑर्चार्ड है वो खराब हो जाएगा। इसलिए ड्रेनेज की व्यवस्था होनी चाहिए। फिर है वर्कर्स। तो देखो, जो वर्कर हैं उनकी भी आवश्यकता होगी। जो ऑर्चार्ड होता है वो ऐसा नहीं है कि अगर आप सोचें कि हम अपना ऑर्चार्ड लगाते हैं और खुद ही काम करेंगे और प्रोडक्शन ले लेंगे, तो वैसा नहीं है, बल्कि जो ऑर्चार्ड होता है उसको मैनेज करने के लिए काफ़ी लोग की आवश्यकता होती है। तो जो साइड होनी चाहिए और फील्ड होनी चाहिए वो ऐसी जगह पर होनी चाहिए कि वहाँ पर आसपास आसानी से वर्कर मिल जाएं काम करने के लिए। इसके बाद है मार्केट फैसिलिटी। तो देखो, जो आप प्रोड्यूस करोगे वो आप खुद अपने पास तो रखोगे नहीं, सीधी सी बात है कि इसको सेल ही करोगे, तो सेल करने के लिए मार्केट भी तो होनी चाहिए ना। तो देखो, आसपास या मान लो लगभग आप कह सकते हो कि 100 किलोमीटर या उससे कम एरिया में ही ना मार्केट फैसिलिटी होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि मार्केट 200 या 150 किलोमीटर तक है ही नहीं, तो उससे प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन है ना वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ट्रांसपोर्टेशन ठीक है ना तो अगर मार्केट फैसिलिटी दूर भी है, यानी मार्केट फैसिलिटी नहीं बल्कि जो मार्केट है वो दूर भी है ना, तब भी आप ट्रांसपोर्ट की सहायता से उसे आसानी से जाके वहाँ ले जाके सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर ट्रांसपोर्टेशन ही ना हो तो प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए जो ट्रांसपोर्टेशन है वो अच्छी होनी चाहिए, साथ ही जो ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है वो साइट तक यानी फील्ड तक होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है, जैसे मान लो ये ना फील्ड है जिसमें कि ऑर्चार्ड लगाया जाएगा या साइट है, तो अब मान लो इसमें हमने मैंगो का ऑर्चार्ड लगाया और प्रोडक्शन हुआ। अब इस प्रोडक्शन को मार्केट में बेचा जाएगा, तो मार्केट में ले जाने के लिए अब
खुद तो लेके जाएंगे नहीं, सीधी सी बात है किसी वाहन में या व्हीकल्स में ले जाना पड़ेगा। तो हमने ट्रक वाले को फ़ोन किया कि आप इस जगह लेके आ जाओ। अब ट्रक वाला आया, पता लगी जो 5 किलोमीटर से दूर से वो फ़ोन कर रहा है कि सर यहाँ से आने का तो रास्ता ही नहीं है, मतलब कि ट्रक आ ही नहीं पाएगा। तो अब एक बात बताओ, क्या ऐसी जगह पर अगर ऑर्चार्ड होगा तो उसे फिर ले जाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी? तो यहाँ तो फिर क्या करना होगा, फिर यहाँ से यहाँ लेके जाओ, फिर ट्रक में लोड करो, फिर उसको मार्केट में लेके जाओ, तो इससे प्रॉब्लम आ जाएगी। तो परिवहन की जो व्यवस्था होनी चाहिए वो फील्ड तक होनी चाहिए और बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो देखो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनके आधार पर साइट का सिलेक्शन किया जाता है। तो ये इसका पहला प्रिंसिपल है। इसके बाद जो दूसरा प्रिंसिपल है वो है सिलेक्शन। एक मिनट, ये कैसे हुआ? यहाँ पे कर लेना प्लानिंग, ये मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर प्लानिंग लिख लेना। तो देखो जो क्योंकि हमने अभी बताया कि जो साइट सिलेक्शन है वो इसका पहला प्रिंसिपल है और दूसरा प्रिंसिपल है वो आपका प्लानिंग है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सीधा सीधा लिखा हुआ है साइट सिलेक्शन, प्लानिंग, लेआउट और प्लांटिंग, इसके 4 प्रिंसिपल हैं। दूसरा कौन सा है? दूसरा है प्लानिंग। अब देखो हमने साइट का सिलेक्शन कर लिया, यानी हमें ये आइडिया हो गया कि वहाँ पे कैसी क्लाइमेट है, कैसी सॉइल है, क्या मार्केट फैसिलिटी है, तो उसके हिसाब से ही हम प्लानिंग करेंगे। तो प्लानिंग में पहला क्या करेंगे, तो क्रॉप का सिलेक्शन करेंगे, यानी ये देखेंगे कि कौन सी क्रॉप का हम बगीचा लगाएं जो वहाँ पर बहुत अच्छे से ग्रो करे, यानी जो फील्ड को हमने सेलेक्ट किया है, क्योंकि हमें आइडिया है कि वहाँ पर क्लाइमेट या सॉइल कैसी है, तो हम उस हिसाब से जो क्रॉप है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। और एक बात और याद रखेंगे, जो क्रॉप सिलेक्ट करेंगे ना वो ऐसी होनी चाहिए डिसीज रेसिस्टेंट, क्योंकि वर्तमान में जो डिसीज है ना वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर रही है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा मतलब प्राथमिकता देनी चाहिए कि डिसीज रेजिस्टेंट की जो वैरायटी है उसका यूज़ करें। फिर है देखो, जो कुछ एरिया है ना बगीचा लगाते टाइम उसको खाली छोड़ा जाता है। कितना एरिया खाली छोड़ा जाता है और क्यों छोड़ा जाता है? 5 to 10% जो एरिया होता है ना वो खाली छोड़ दिया जाता है। अब खाली क्यों छोड़ा जाता है? तो वो छोड़ा जाता है हाउसिंग, रोड्स, फेंसेस एंड एम्प्टी स्पेस। देखो हाउसिंग, तो जो वर्कर्स हैं उनको ठहरने के लिए, आप भी वहाँ पर जाओगे तो आपको ठहरने के लिए मतलब कोई जगह होनी चाहिए, काम करने के लिए वहाँ पर कैबिन होना चाहिए। कैबिन ना हो तो जो एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट है उनको रखने के लिए तो मतलब वहाँ कुछ ना कुछ तो बना होना चाहिए। वैसे तो है नहीं कि डेली घर से उन इक्विपमेंट को फील्ड में लेके जाओगे तो प्रॉब्लम आएगी, इसलिए वहाँ पर एक हाउस या आप कह सकते हो बिल्डिंग जैसा बनवा देते हैं जिसमें सारी व्यवस्था कर देते हैं। तो उसके लिए जगह तो चाहिए होगी, उसके लिए खाली जगह छोड़ी जाती है। सादी रोड्स, तो देखो जो आपका ट्रक है या कोई भी वाहन है जब वो आपके फील्ड में प्रोडक्ट को लेने जाएगा तो उसके लिए वहाँ पर जगह होनी चाहिए अंदर जाने के लिए, ताकि वो आसानी से जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको वो लोड करे और मार्केट तक ले जाए। तो रोड्स के लिए जगह होनी चाहिए। साथ ही जो फेंसेस हैं, यानी जो आपका फील्ड है उसके चारों ओर क्या करना होगा, तो फेंस यानी बाड़ को लगाना होगा ताकि कोई व्यक्ति अंदर ना आए, साथ ही कोई जानवर भी अंदर ना आए, तो इसलिए वहाँ पर फेंस यानी बाड़ को लगाना होगा। फिर है एम्प्टी स्पेस, तो देखो जो कुछ एरिया होता है ना वो खाली छोड़ देते हैं। क्यों खाली छोड़ देते हैं? तो देखो जैसे ट्रैक्टर हो गया या ट्रक हो गया, उनको खड़ा करने के लिए तो जगह चाहिए होगी। पेड़ के ऊपर तो नहीं खड़ा करोगे ना उनको, तो उसके लिए जगह चाहिए। साथ ही अब मान लो कोई आप ही अपनी कार से डेली आ रहे हो तो कार को घुमाने के लिए थोड़ी जगह चाहिए। तो इस तरीके से ना कुछ एरिया खाली छोड़ दें ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। अब प्रिंसिपल का मतलब तो यही होता है ना कि सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से की जाती हैं। फिर है विंड ब्रेक ट्रीज, तो देखो जो वायु है उसको रोकने के लिए विंड ब्रेक ट्रीज को भी लगाना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर नहीं लगाएंगे तो इससे जो बगीचा है, जो बगीचे के ट्रीज हैं वो डैमेज हो सकते हैं, या जो फल हैं वो हवा से टूट सकते हैं। इसलिए क्या करते हैं, वायुरोधी वृक्ष को या जो आपके विंड ब्रेक्स हैं, विंड ब्रेक्स ट्रीज हैं उनको लगा दिया जाता है। अब लगाएंगे कहाँ? तो जिस साइड से हवा आ रही है उस साइड से लगा दी जाता है, या कोशिश करते हैं कि चारों साइड में लगा दिया जाए। तो ये हवा को काफ़ी हद तक रोक देते हैं, और जो वृक्ष हवा को रोकते हैं उन्हीं को विंड ब्रेक्स ट्रीज कहा जाता है। फिर है एरीगेशन सिस्टम प्लानिंग। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत करना कि सर आपने तो अभी बताया था कि एरीगेशन फैसिलिटी, तो अब दोबारा से क्यों बता रहे हो प्लानिंग में? तो देखो यहाँ पे हमने बताया था कि एरीगेशन फैसिलिटी हम यानी वहाँ पर सिंचाई करने की व्यवस्था होनी चाहिए, और यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं एरीगेशन सिस्टम प्लानिंग। अब एरीगेशन करोगे कैसे वो तो देखना है ना आपको, या कैसे करोगे, कौन सा सिस्टम आप अपनाओगे। अब ड्रिप एरीगेशन से करोगे, स्प्रिंकलर एरीगेशन से करोगे, तो उसके लिए क्या पाइप बिछाने की ज़रूरत है या वहाँ पर नाली बनाने की ज़रूरत है। जो भी फैसिलिटी है तो
तो जो भी ज़रूरत है या जो भी प्लानिंग है इरिगेशन की वो की जाती है। तो आप समझ गए ना कि जो प्लानिंग है उसमें 4 चीज़ करते हैं। पहला क्रॉप सिलेक्शन करते हैं, फिर जो खाली एरिया है उसको छोड़ते हैं। कितना छोड़ते हैं? तो 5 to 10% छोड़ते हैं। उसके बाद जो विंड ब्रेक्स ट्रीज़ हैं उनको लगाया जाता है। लास्ट में इरिगेशन के लिए भी पूरी प्लानिंग की जाती है। तो ये तो आ गए प्लानिंग में। अब देखो प्लानिंग भी हो गई, साइट सिलेक्शन भी हो गया। तो अब क्या करेंगे? तो सीधा ट्रीज़ को सोइंग करेंगे। लेकिन सोइंग कैसे करोगे? तो सोइंग करने के अलग अलग लेआउट हैं। तो जो तीसरा प्रिंसिपल है वो लेआउट एंड डिजाइन ही है। तो अब किस लेआउट में सोइंग करोगे तो वही उसका लेआउट एंड डिजाइन कहलाएगा। तो देखो कई तरह के लेआउट हैं, जिसमें पहला है स्क्वायर सिस्टम। तो जो स्क्वायर सिस्टम होता है ना उसमें क्या होता है कि प्लांट से प्लांट की दूरी और जो प्लांट से इस वाले प्लांट की, यानी इसमें रो से रो की दूरी ले लो या प्लांट से प्लांट की दूरी ले लो, सब इक्वल होती है। अगर ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर होगी, ये भी 2 मीटर होगी, ये भी 2 मीटर होगी। तो जब इस तरह से प्लांट को लगाया जाता है या बगीचे को लगाया जाता है तो उसी सिस्टम कहते हैं स्क्वायर सिस्टम। दूसरा है रेक्टेंगुलर सिस्टम। तो देखो जो रेक्टेंगुलर सिस्टम होता है इसमें क्या होता है कि प्लांट से प्लांट की दूरी तो समान रहती है लेकिन रो से रो की दूरी समान नहीं होती। यानी देखो जो प्लांट है अगर उसकी दूरी 2 मीटर है तो जो रो से रो की दूरी रखेंगे वो 3 मीटर रखते हैं। तो इसी को कहते हैं रेक्टेंगुलर सिस्टम। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा लेआउट या सिस्टम है, एक मिनट, वो है डायगोनल या क्यूनिकॉक्स। तो देखो जो डायगोनल सिस्टम है ना वो स्क्वायर सिस्टम का ही एडवांस रूप है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे समझो, एक मिनट, इमेज नहीं है इसको यहाँ समझो। जैसे देखो ये स्क्वायर सिस्टम में क्या होता है अभी हम आपको बताए हैं, यानी प्लांट से प्लांट की जो रो से रो की दूरी होती है वो सब इक्वल होती है, यानी इस तरह से सब इक्वल होगी। अब ये आपका स्क्वायर लेआउट है। इसी में अगर आप बीच में एक प्लांट को लगा देना तो इसे ही कहेंगे डायगोनल सिस्टम। अभी जो प्लांट लगाया गया है ना ये फिलर प्लांट होता है, यानी जो बगीचे में प्लांट लगाए जा रहे हैं और चार्ट में जो प्लांट को प्लांटिंग किया गया है उससे ये अलग होता है। जैसे अगर मान लो ये मैंगो का लगाया गया है ना तो अंदर एक या फिलर प्लांट ऐसा लगाएंगे कि जो जल्दी तैयार हो जाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए पपीता लगा दिया, पपाया लगा दिया। अब क्यों लगाएंगे? तो देखो जब तक ये मैंगो के ट्री बड़े होकर मैंगो देंगे तब तक तो मतलब टाइम लगेगा। तो क्या करते हैं कि कुछ ऐसा प्लांट लगा देना कि जब तक ये तैयार हो रहे हैं मैंगो तब तक हमें एक बार प्रोडक्शन भी मिल जाए। तो इसलिए फिलर प्लांट को लगा देते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो गया ना, हो गया। साथ ही ये जो डायगोनल सिस्टम है ना इसमें आप ना 1.5 से 2 गुना ज़्यादा प्लांट को लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं? जैसा यहाँ पे देखो, एक मिनट, तो देखो ये आपका स्क्वायर सिस्टम है। अब इसमें क्या होगा, तो ये जो आप एरिया देख रहे हैं ना, यानी ये इस तरीके से स्क्वायर बनेगा। स्क्वायर और डायगोनल में क्या होता है कि ये बीच वाला एरिया ना इसमें प्लांट को इस तरह से लगा दिया जाएगा। अब देखो इसमें सब में इस तरह से प्लांट लगे होंगे तो इससे प्लांट की संख्या बढ़ जाएगी। तो इसमें क्या होता है कि 1.5 से 2 गुना अधिक पौधों को इसमें लगाया जाता है या इसमें लग जाते हैं। उसके बाद है कंटूर सिस्टम। तो देखो जो कंटूर सिस्टम होता है ना ये हिली एरिया में यूज किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, तो जो कंटूर लाइंस होती हैं ना उन पर बगीचे को या ऑर्चार्ड को लगाया जाता है। अब ये कंटूर लाइंस क्या होती हैं तो इसको इस वाली इमेज में देख के समझो। देखो कंटूर लाइंस में क्या करते हैं, जो पहाड़ी एरिया होता है ना उसमें पहाड़ को काट काट के इस तरीके से ना जीना जैसी संरचना बना देते हैं, यानी सीढ़ी जैसी संरचना बना देते हैं। अब ये जो सीढ़ियाँ हैं ना इन्हीं पे फसल को उगाते हैं। तो इसी को कहते हैं आपकी कंटूर फार्मिंग। और जब इन्हीं जो आपकी ये लाइन देख रहे हैं ना, जो कंटूर वाले जो लाइंस हैं, इन्हीं पर जब हम पेड़ को लगा देंगे यानी किसी बगीचे को लगा देंगे तो इसी लेआउट को कहेंगे कंटूर लेआउट या कंटूर सिस्टम। इसके बाद जो हमारा लास्ट और नेक्स्ट है, एक मिनट, वो है हेक्सोजोनल मेथड। देखो जो हेक्सोजोनल मेथड है ना उसमें क्या होता है कि जो प्लांट है, जैसे मान लो ये एक प्लांट है, इस प्लांट के चारों ओर ना 6 प्लांट को लगाया जाता है इस तरीके से। एक मिनट बना देते हैं, इस तरह से ना 6 प्लांट को लगाया जाता है। इसी को कहते हैं हेक्सोजोनल मेथड। इसको और अच्छे से समझने के लिए ना आप यहाँ पे देख के समझ सकते हैं। यहाँ पे आप किसी भी प्लांट को ले लो, इसके चारों ओर आपको 6 प्लांट देखने को मिलेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, कोई भी प्लांट आप ले सकते हैं। इसको ले लो, इसके चारों ओर 1 2 3 4 5 6। तो ये जो मेथड है इसी को कहते हैं हेक्सोजोनल
मेथड। तो देखो हमने लेआउट को समझ लिया। अब किसी एक लेआउट को सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि मान लो स्क्वायर लेआउट या सिस्टम को सिलेक्ट कर लिया। अब जब उसको सिलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, तो सिंपल है प्लांटिंग करेंगे। तो जो इसका लास्ट प्रिंसिपल है वो है प्लांटिंग का, यानी अब और चार्ट को फाइनली लगा दिया जाएगा। लगाने के बाद क्या होगा, वो ग्रो करेगा और उससे कुछ समय के बाद प्रोडक्शन होगा। तो जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पर आकर एंड होता है। अगर वीडियो में आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो ना, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो को अब यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।